हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की टॉप 25 क्वेश्चंस की, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट ली जा रही है 11th। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है। जिसने उनको नहीं देखा है उन सारे वीडियोस को जल्दी से जाकर के देख लेगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिस एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, और कमेंट करके लास्ट में अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताया करिए कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और जिसको भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होते हैं? जब खाना को पकाया जाता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नष्ट होने वाला क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जब हम लोग खाना को पकाते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। और आइए देख लेते हैं कि विटामिन में भी कौन कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं। तो विशेष रूप से विटामिन सी, थायमीन और फॉलिक एसिड इन खाना पकाने के तरीकों में नष्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं, सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब गर्म पानी में आप सब्जी को पकाते हो ना, तो क्या होता है कि विटामिन सी की आधी मात्रा खो जाती है। जब भी आप गर्म पानी में सब्जी को पकाओगे तो विटामिन सी की आधी मात्रा खो जाएगी। इसलिए आपका क्वेश्चन क्या था कि जब आप खाने को पकाएंगे तो सबसे ज़्यादा नष्ट क्या होता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल सीसा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, क्या है ये? वाटर ग्लास है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि Na2SiO2। ठीक है, Na2SiO2 ये आपका करेक्ट है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर ग्लास, द मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला होता है वाटर ग्लास का वो क्या होता है? Na2SiO2, यानी कि ये आप इसको लिख लीजिए Na2SiO2। ये क्या है? वाटर ग्लास का कॉमन फॉर्मूला होता है। और अगर आपको ये कहीं पे नहीं मिलता है तो सोडियम की जगह आप पोटेशियम को भी करेक्ट कर दोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि K2SiO2 ये भी होता है वाटर ग्लास का फॉर्मूला। अगर सोडियम वाला नहीं मिलता है तो आपको ये भी करेक्ट कर देना है, ये भी वाटर ग्लास का फॉर्मूला होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है इनमें से। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में यह घुलकर एक दूध जैसा दिखता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा था। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए किसे कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेयॉन को। ठीक है, रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो डायनामाइट यानी कि विस्फोटक होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। क्या करेक्ट हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका। नाइट्रोग्लिसरीन कैसा होता है? तो ये एक घना रंगहीन तैलीय विस्फोटक द्रव्य है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? TNG। TNG का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण प्रायः ग्लिसरॉल और श्वेत धुआं युक्त नाइट्रिक अम्ल के नाइट्रेशन से द्वारा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि इंफ्रारेड रेज। कौन सी रेज? इंफ्रारेड किरणें
सोलर कुकर को गर्म करती हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड रेस किस प्रकार की होती है? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो प्रत्यक्ष प्रकाश यानी कि विजुअल जो रे होती है उससे बड़ा होता है, ठीक है। और सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव से कम होता है। आपने पढ़ा भी होगा जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ होती है वो किससे कम होती है? तो विजुअल रेज से बड़ी होती है, विजुअल रेज से बड़ी होती है। और सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव से उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। ओके, यहाँ तक याद रखिएगा इंफ्रारेड का। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, माइका क्या है? आपको बताना है कि माइका क्या है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक है। आइए देखिए, माइका को उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। माइका को इंग्लिश में अगर आपका लिखा होगा तो इसको भी माइका ही कहते हैं और हिंदी में भी माइका होता है, ठीक है। तो उष्मा का चालक है ये और विद्युत का कुचालक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? जब नेत्रदान कोई करता है तो वह अपने नेत्र के किस भाग को दान में देता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कॉर्निया, ठीक है। नेत्रदान में कॉर्निया को हमेशा दान में दिया जाता है। और ये कहाँ होती है? आगे साइड जो पतली सी झिल्ली आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है वही है, ठीक है। चलिए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यह आँख का लगभग 2/3 भाग होता है, कॉर्निया की बात हो रही है। 2/3 भाग होता है जिसमें बाहरी आँख का रंगीन भाग पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा होता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है, याद रखिएगा। कॉर्निया में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती हैं, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, ठीक है। इसको पोषण देने वाले द्रव्य वही होते हैं जो आंसू और आँख के अन्य पारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखिएगा कि आँखों को जो दान में दिया जाता है नेत्रदान में, तो कौन सा भाग देते हैं? तो कॉर्निया देते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 9 को पढ़िए। पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है। पीले फॉस्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, केरोसिन में, पेट्रोल में, जल में या हवा में। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट? तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पीले फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाएगा? तो जल में रखा जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि पीले फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा। पीला फॉस्फोरस असल में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये हवा के संपर्क आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। हवा के जैसे ही संपर्क में आएगा ये तो आग पकड़ लेगा, इस वजह से पानी के अंदर ही रखा जाता है इसको। और पीला फॉस्फोरस जो होता है वो त्वचा के लिए भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे चिमटे से पकड़ा जाता है। किससे पकड़ा जाता है? चिमटे से पकड़ा जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। आपको लग रहा होगा 12 भी और 24 भी आंसर करेक्ट। तो क्या आंसर होना चाहिए राइट वाला वो बताइए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 24 पसलियाँ। अगर 24 की जगह पे आपका लिखा होता 12 जोड़ी तो वो भी करेक्ट हो जाती, पर यहाँ पे जोड़ी जैसा कुछ नहीं लिखा है तो 24 ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या तो कुल होती है 24 पसलियाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए डायग्राम को समझिए, जो 1 से 7 नंबर तक होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रेप्स, ठीक है, ट्रू रेप्स। उसके बाद 8, 9, 10 को बोलते हैं फॉल्स रेप्स। और जो ये यहाँ पे अलग अलग से लास्ट में लगी हुई है ना, जो तैरती रहती हैं, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रेप्स। तो 11 और 12 को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेप्स बोलते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो इसको मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। जो रिब केज होता है यानी कि पसलियाँ होता है, उनके अंदर क्या क्या सुरक्षित रहता है? तो उनके अंदर लंग्स यानी कि फेफड़ा और हृदय यानी कि हार्ट सुरक्षित रहते हैं। और टोटल जो होती हैं 12 जोड़ियाँ पसलियाँ होती हैं। और अगर आपसे कुल पसलियों की संख्या पूछेगा तो आपको बता देना है 24 रेप्स होती हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 1 जीन 1 एंजाइम का विचार किसने दिया था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 1 जीन 1 एंजाइम का विचार दिया था वीडल एवं टेटम ने। इस क्वेश्चन को आप याद करके रख लीजिए। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वती व्यास से कितना छोटा होता है? ध्रुवीय व्यास जो होगा और विश्वती व्यास होगा उससे कितना छोटा होगा? ध्रुवीय व्यास क्या हो रहा है समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे कि ये दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुव से जब हम एक लाइन ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका ध्रुवीय व्यास। ओके,
और ये वाला हो जाएगा विषुवतीय व्यास। तो आपको बताना है कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है। तो अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ध्रुवीय व्यास कितना होता है, विषुवतीय व्यास कितना होता है। ओके, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका विषुवतीय व्यास यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर और इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 42 किलोमीटर का डिफरेंस। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है, कि 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि तने की छाल से। तने की छाल से सिंकोना पौधे के भाग, तने की छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक करेक्ट, ऑल क्लियर। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है। कमेंट करके सब लोग बताइए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। भारत में और वर्ल्ड में भी श्वेत क्रांति के जनक को बताइएगा। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है बताइए। हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों या फिर कोई नहीं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आइए हम आपको बता देते हैं कि उल्टा पिरामिड होगा तो वो कैसा बनेगा। देखिए जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था कि ऊर्जा का पिरामिड ऐसा था। ये हमेशा क्या है, सीधा है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। उल्टा पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है ना। उल्टा पिरामिड हमेशा ऐसे बनता है और ये होता है सीधा पिरामिड, ये होता है उल्टा पिरामिड। तो ऊर्जा का आप लोग जैसा कि डायग्राम में देख ही रहे थे, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा हो जाएगा, तो हमेशा सीधा बनेगा। ओके, और लिंडमान का 10% का मैंने आपको नियम भी बताया है किसी वीडियो में। तो लिंडमान का 10% का नियम ये होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पे जो 10% क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होता है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएंगे, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्शन है, प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएंगे तो 10% का लॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद जाएंगे तो 10% का लॉस। इस तरह से ऊर्जा जो होती है वो 10% की हानि होती जाती है। इसी को बोलते हैं लिंडमान के 10% का नियम। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे है। किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। जो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है वह उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो विभवांतर और करंट से रिलेशन किसका नियम हो जाएगा, तो यह नियम है ओम का। ओके, ओम का नियम होता है ये। ओम का नियम क्या होता है, आइए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओम का नियम होता है V = I/R, यानी कि जो सिरों के बीच का विभवांतर होता है वो उसकी धारा की क्या होगा, समानुपाती होगा। धारा के भी समानुपाती होगा और रेजिस्टेंस के भी समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अध्ययन वाले क्वेश्चन को जरूर से याद करके रख लीजिए। तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेप्टोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी कहा जाता है लीवर के अध्ययन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बर्फ के दो टुकड़े को जब हम आपस में दबाएंगे तो टुकड़े आपस में चिपक जाएंगे, ऐसा क्यों होता है। बर्फ का दो टुकड़ा आप लीजिए, दोनों टुकड़ों को दबाइए तो टुकड़ा जो होगा वो आपस में चिपक जाएगा, ऐसा क्यों होता है। क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। जब दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील की गोली पारे में, ये होगा पारे में, ठीक है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। स्टील की गोली पारा पर इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व कमरे के तापमान पर लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और पारे का घनत्व क्या होता है, 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो स्टील का घनत्व क्या है, समझ में आ रहा है। पारे का घनत्व क्या है, तो स्टील की गोली जो होती है पारे पर इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पारे के घनत्व से क्या है, कम होता है। क्लियर, क्वेश्चन दिख गया, समझ में आ गया अच्छे से।
ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि वस्तु के चाल को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वस्तु के चाल को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आप बताइए, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं आपको। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv²। यदि आप इसमें v को कर देंगे 1/2, आधा कर देंगे, अगर हम v को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। कैसे होगी, आइए देखते हैं। 1/2 है, m है, v की जगह पे आप रख दो v/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, हाफ mv² और बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा हो गया इससे, देखिए, तो 1/4 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, तो 1/4 हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने दिया था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसने दिया था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि हेक्सले ने दिया था। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार दिया, बताया था हेक्सले ने। क्लियर, ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप का जो चश्मा बना होता है उसमें किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रुक्स कांच। ठीक है, धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओके, तो क्वेश्चन 23 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 23 को पढ़िए। निम्न में से कौन एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है? ये आपको बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि विद्युत धारा जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। और जो सारी है वो कैसी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस पता है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियाँ वह होती हैं जो केवल परिमाण पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, परिमाण पर जो केवल निर्भर रहेंगी वो हो जाएंगी अदिश राशियाँ। और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियाँ वो होंगी जो परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करेंगी। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करेंगी, वो हो जाएंगी सदिश राशि। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। और सदिश राशियाँ वो हो जाएंगी यानी कि वेक्टर जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो त्वरण, विस्थापन और वेग ये सारी ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, और विद्युत धारा जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिलियम जो है वो सबसे बड़ा गुणसूत्र है। ट्रिलियम सबसे बड़ा गुणसूत्र है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? समुद्र जो है वो नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना, इसी वजह से समुद्र क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। ओके, और समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, किसी और रंग का भी हो सकता था प्रतीत। तो हमने आपको बताया था कि जो नीला कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो होगी वो सबसे कम होती है, इस वजह, और उसका डिस्पर्शन पावर जो होता है यानी कि प्रकीर्णन, फैलाव, वो सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से नीला कलर जो होता है फैल जाता है, और इस वजह से समुद्र का कलर, आकाश का कलर, ये सब कैसा दिखता है, तो यह नीला दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए कल के क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था इसका आंसर बता देते हैं। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक नाम है, ये हमने आपसे पूछा था। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्लेग्ड लाइम। ठीक है, स्लेग्ड लाइम जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस का रासायनिक नाम है। तो ये है आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण निम्न में से क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण जो भी हो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और ये भी बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।